Okay, good morning, student. We will continue further as we have seen in the last lecture, Ohm's law. So, in this particular session, we are going to see the resistivity resistance, on which factor the resistance of conductor is depend, and on which factor the resistivity of the material is depend. So, let me start with the factors affecting the resistance. Factor affecting the resistance. Factor affecting the resistance. देखो यहाँ पे क्या होगा? Which factors are affecting the resistance? First, the resistance is directly proportional to the length, and second, resistance is inversely proportional to the area of cross section. Area of cross section. Okay, then so by this particular two statement, what we can write here? Resistance is equal to resistance is proportional to directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. इसका मतलब क्या होगा? अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। अब देख लेते इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। कंडक्टर निकाला, ये मेरे पास कंडक्टर, देखो अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कम जगह है जाने के लिए, यहाँ पे भीड़ ज्यादा रहेगी, कोलिजन होने के चांसेस क्या है? ज्यादा। और जो रेजिस्टेंस होता है वो किसकी वजह से आता है? कोलिजन विद द होस्ट एटम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं हो सकते, तो ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा? अपोजिशन रहेगा। इसीलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम हो गया तो रेजिस्टेंस अपने आप क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर मैंने यही वायर ऐसा ब्रॉड लिया तो यहाँ पे जगह बहुत ज्यादा रहेगी इस तरह से इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए, तो ज्यादा जगह रहेगी तो कोलिजन कम होगा। कोलिजन कम होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या किया हमने? बढ़ा दिया। तो रेजिस्टेंस कोलिजन कम होने के कारण रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होगा और एरिया घटता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये ध्यान में रखिएगा। एरिया अगर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। एरिया अगर कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। अब लेंथ का देखते हैं। अगर मैंने एरिया कांस्टेंट रखा लेकिन लेंथ बढ़ा के दिया, देखो क्या होगा? सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस इज द कंडक्टर, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है? L है। अब इलेक्ट्रॉन को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो अगर यहाँ पे 3 बार कोलिजन होता होगा तो उसकी वजह से कुछ अपोजिशन होगा। लेकिन अगर मैंने लेंथ और बढ़ा दी तो हो सकता है ये 3 की जगह और ज्यादा बार कोलाइड होगा। अब ज्यादा बार कोलाइड होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम अगर लेंथ को बढ़ाते हैं, इफ लेंथ इज इंक्रीजेस resistance is increases, if length is decreases resistance is decreases। लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ अगर घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। मींस इफ एरिया इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इफ एरिया डिक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हियर इफ लेंथ increases resistance increases, if length decreases resistance is decreases, that's why length is directly proportional to resistance is directly proportional to the length। अब थोड़ा सा और इलैबोरेट कर लेते हैं। सी प्रोपोर्शनलिटी साइन कांस्टेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज सपोज रो, दैट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टिविटी, इट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टिविटी, दैट इज L by T। क्लियर? सो रेजिस्टिविटी it is the property, it is the property of material, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब क्या हुआ कि इफ द मटेरियल गेट चेंज, मतलब मैंने अगर ये कॉपर वायर लिया, क्या लिया मैंने? कॉपर वायर लिया, इसका एरिया ये है, लेंथ ये है। अगर मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया, कॉपर ही है, ये भी कॉपर ही है, इसका एरिया मैंने ये डैश कर दिया, लेंथ L रखी है, ये भी कॉपर ही है, तो
इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस हम R डैश पकड़ लेते हैं, रेजिस्टेंस गेट चेंज, बट resistivity of this wire and resistivity of this wire is remain same. Why? Because the material is remain same. तो हम बोल सकते हैं अगर मटेरियल चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी कभी रेजिस्टेंस मतलब मटेरियल अगर चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, मटेरियल अगर सेम रहता है तो रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट रेजिस्टेंस नेवर रिमेन सेम। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर थिंग से बता सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ, मतलब हमने यहाँ पे एरिया चेंज किया था, एक ही पैरामीटर चेंज किया था। वैसे अगर आप लेंथ चेंज करते हो लेकिन मटेरियल सेम रखते हो तो रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं गिरेगा, लेकिन रेजिस्टेंस ऑब्वियसली चेंज होगा। इसीलिए बोला जाता है कि रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द लेंथ एज वेल एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है? तो इसको कहा जाएगा डायमेंशन ऑफ द वायर, मतलब डायमेंशन के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा बट रेजिस्टिविटी नेवर डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर मैंने यही लिया, अगर कॉपर की जगह अगर मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम लिया होता तो ऑब्वियसली इसका कुछ अलग से होता, इसका मैं कॉपर लिख लेता हूं, इसकी रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम होगी। मतलब इस केस में क्या मिल रहा है आपको, मटेरियल चेंज हो गया, इसके कारण रेजिस्टिविटी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस लेंथ पे भी करता है, एरिया पे भी करता है, मटेरियल पे भी करता है और टेम्परेचर पे भी करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे करेगी और टेम्परेचर पे करेगी। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। अब रेजिस्टिविटी क्या रहेगी देख लीजिए, तो रो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये को इधर लेके जाओ, आर ए बाय एल। अब इसका यूनिट निकालना है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको बोलेंगे हम रेजिस्टिविटी। अब देखो क्या होगा, रो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम हमने लिखा था ओम्स लॉ में, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लेंथ का कितना होगा, मीटर। एक मीटर कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास, ओम इनटू मीटर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या रहेगा, ओम इनटू मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इनटू मीटर, ध्यान में रखिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इनटू मीटर। रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की, अगर मटेरियल चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। आप वायर को, अगर कॉपर का वायर है, अगर मैंने ये बोला कि ये कॉपर का वायर है, इसको मैंने 2 टुकड़े करके 10 कर दिए, 1000 टुकड़े किए, उसमें से एक भी अगर मैंने पीस लिया तो उसकी रेजिस्टिविटी वही रहेगी जो पूरे कंबाइन वायर की थी, बट रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, बिकॉज मैंने उसको लेंथ कम कर दी या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं कम करता हूं तो रेजिस्टेंस चेंज होगा बट रेजिस्टिविटी नेवर चेंज इफ द मटेरियल इज रिमेन सेम। नाउ और 2 पॉइंट लिख लीजिए आप, द रेजिस्टिविटी independent of length and area of cross section तो फिर किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। रेजिस्टेंस सबके ऊपर डिपेंड है, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है, सिर्फ टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं है। थोड़ा सा ध्यान में रखिए इसको। ओके, नाउ लेट मी गो फॉर सर्टेन बेसिक पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स। हम लास्ट पीरियड में थोड़ा सा मैं भूल गया था बताने के लिए कि 1 वोल्ट पोटेंशियल मतलब क्या होगा, 1 एम्पीयर करंट मतलब क्या होगा। इससे मैं लिखता हूँ करंट, अगर मुझे लिखना है 1 एम्पीयर करंट, तो हमारा इक्वेशन है I is equal to Q by T। अगर मुझे 1 एम्पीयर करंट चाहिए तो चार्ज भी कितना होना चाहिए, 1 कूलम, और टाइम भी कितना होना चाहिए, 1 सेकंड। तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो फॉर 1 second, then current is
1 एम्पियर। ये होगी 1 एम्पियर का डेफिनेशन। अगर मुझे 1 वोल्ट पोटेंशियल चाहिए, 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट चाहिए, तो मेरे पास एक इक्वेशन था V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। मुझे अगर 1 वोल्ट चाहिए, 1 वोल्ट चाहिए, तो ये भी 1 चाहिए, ये भी 1 चाहिए, तभी तो ये 1 मिलेगा। तो 1 वर्क डन होगा 1 जूल और चार्ज कितना होगा 1 कूलम। हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन और द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द one coulomb of charge, to move the 1 coulomb of charge, then potential of 1 volt। ध्यान में रखिएगा आप, क्या होगा जब 1 वोल्ट पोटेंशियल कब होगा? when one amount of 1 जूल होगा, 1 जूल ऑफ वर्क डन, when 1 joule of work done, when or the 1 joule of 1 joule of work done to move the 1 coulomb of charge, then potential of 1 volt। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो इसको, सिर्फ क्या होना चाहिए, हमने पोटेंशियल डेफिनेशन क्या लिखी थी? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज। यहाँ पे 1 वोल्ट चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे द अमाउंट की जगह 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव द 1 coulomb of charge विद द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो इस तरह से आपके दो डेफिनेशन बनेगी। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। एक सेंटेंस आपको लिखना है, जैसे मैंने बोला था कि टेम्परेचर अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, द टेम्परेचर इज अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो किस तरह से करता है हम देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, वो तो दोनों के ऊपर करता है, रेजिस्टेंस पे भी करता है, रेजिस्टिविटी पे करता है, लेकिन सेम टाइप से करता है। देख लीजिए, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट लिखना है आपको, ये as temperature of conductor, that is metal, increases its resistance is also increases, its resistance is also increases। मतलब क्या हुआ? as temperature increases resistance is also increases, resistivity is also increases। अब इसके ऊपर कोई एग्जांपल पूछ लेते हैं ओम्स लॉ के, जिसको हम बोलेंगे कनेक्टिंग क्वेश्चन, इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर फैक्टर एंड ओम्स लॉ। कैसे होगा? देयर आर टू स्टूडेंट्स A and B performing Ohm's law at two different temperature, ध्यान में रखिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है डिफरेंट है, डिफरेंट टेम्परेचर T1 and T2 and graph will plot as below, then which temperature is more। तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये ग्राफ दिया रहेगा आपको, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर दिया, ये I यहाँ पे भी है, यहाँ दो लाइन्स हमने निकाल लिए, दिस इज सपोज T1, दैट इज सपोज T2, दिस इज A, दिस इज B। अब देखिए यहाँ पे क्या देखना है, ये फैक्टर आप देखिए, टेम्परेचर और कंडक्टर इंक्रीजेस, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों में से जो हायर रेजिस्टेंस वाला वैल्यू रहेगी, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हायर रहेगी, वही क्या करेगा? टेम्परेचर ज्यादा
कर रहा होगा, इस तरह से हमें मिल सकता है रिलेशन। मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ दिस ए एंड बी हु इज हैविंग द मोर रेजिस्टेंस, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग द ओम्स लॉ एट हायर लेवल। सी जैसे हमने लास्ट पीरियड में देखा था, इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप ज्यादा है। यहाँ से रिलेशन क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए मिलेगा। ठीक है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, बी का, यहाँ पे बी और यहाँ पे आई है। अगर इसको उल्टा कर दिया तो आई यहाँ पे लिया और बी यहाँ पे लिया तो क्या होगा, इसका कम होगा इसका ज्यादा, क्योंकि स्लोप हो गया कम हो गया। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा 1/r, जैसे मैंने आपको ओम्स लॉ में बताया था। कंफ्यूजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आई यहाँ पे रख सकते हैं और ये भी यहाँ पे रख सकते हैं, तो आपका ये r नहीं बनेगा स्लोप, ये क्या बनेगा 1/r। 1/r किसका ज्यादा रहेगा, फिर इसका ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो अगर बाय कंफ्यूजन के लिए आपको अगर पैरामीटर चेंज कर दिया, यहाँ पे पोटेंशियल की जगह करंट लिया और यहाँ पे करंट की जगह पोटेंशियल लिया, तो ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? अब ये इसके हिसाब से क्या हुआ, Rb इज ग्रेटर देन Ra, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल, the experiment which is performed by B is more than the resistance which is used by the A. So according to this one, तो हमें पता है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब B का टेम्परेचर कितना है आपका, T2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, T2 is greater than T1 and that is nothing but your answer। कैसे आइडेंटिफाई करना है समझ में आ गया। पहले क्या करना है, रेजिस्टेंस देखना है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। ये रिलेशन आपको लगाना है। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालना है मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था, ओम्स लॉ। ठीक है, नाउ लेट मी गो फॉर द एग्जांपल्स ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। now let me go for the example. Okay, a copper wire of resistance 10 ohm will cut into two equal parts, then new resistance and resistivity of each part. Okay, now see, अब हम एग्जांपल में देखते हैं। क्या बोला उन्होंने, कॉपर वायर लिया, कितने ओम का, 10 ओम का। यहाँ पे उन्होंने बताया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ने बताया, लेंथ ने बताया, तो हम अज्यूम कर लेते कि ये लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। सपोज आई एम सेइंग दिस इज द वायर whose length is L, area of cross section is A and resistance is R। तो इसके हिसाब से रेजिस्टेंस क्या बनेगा, रो इनटू L बाय A। देखिए, तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, रो इनटू L बाय A। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये हो गया ओरिजिनल रेजिस्टेंस, क्लियर है, और ओरिजिनल रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो रेजिस्टिविटी है, न्यू रेजिस्टिविटी आपको पूछा, यहाँ पे कट किया तो क्या मटेरियल चेंज किया, नहीं, उसकी लेंथ चेंज की। ठीक है, तो लेंथ चेंज की मतलब उसके डायमेंशन चेंज किए, तो डायमेंशन के ऊपर रेजिस्टिविटी तो डिपेंड होती नहीं है, इसका आंसर तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। आप उसको कट करो, स्ट्रेच करो, कुछ भी करो, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, मटेरियल तो वही है, मटेरियल तो चेंज नहीं किया, कॉपर ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी नेवर चेंज, इसका मतलब रेजिस्टिविटी विल बी रिमेन सेम। तो रेजिस्टिविटी हम यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं पहला, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। कट करो, तोड़ो, उसको मोड़ो, कैसा भी करो, सेम मटेरियल के साथ रेजिस्टिविटी पे कोई भी असर नहीं गिरेगा। लेकिन हमें दूसरी भी चीज पूछी कि उसका न्यू रेजिस्टेंस इस पार्ट का क्या होगा। हम देख लेते हैं, इसके दो टुकड़े कर दिए, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये एक टुकड़ा मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन है, लेंथ हो जाएगी इसकी L/2। सेकंड एरिया क्रॉस सेक्शन है, लेंथ कितनी हुई L/2, क्योंकि हमने उसके दो इक्वल पार्ट किए तो लेंथ आधी आधी हो जाएगी। इसका रेजिस्टेंस R' होगा, इसका भी रेजिस्टेंस R' होगा, क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम है।
ठीक है, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम, बट हमें निकालना है कितना होगा। अब मुझे बताओ R इज इक्वल टू रो इनटू L बाई ए, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा इस कॉपर वायर का तोड़ने से पहले, कितना दिया था 10। मतलब क्या हुआ कि 10 इज इक्वल टू रो इनटू L बाई ए, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो रो इनटू L बाई ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो इसकी कितनी होगी हमें निकालनी, देखो देख लेते हैं। ओके, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा R डैश। रो चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने लिखा है रेजिस्टिविटी नेवर चेंज एज वी कट, मोल्ड और स्ट्रेच द वायर। तो रेजिस्टिविटी रिमेन सेम बिकॉज़ मटेरियल इज रिमेन सेम। यहां पे बचा क्या है, अब लेंथ अपॉन एरिया, तो लेंथ कितनी है आपकी एक वायर की, L/2, और एरिया कितना है, यही है, एरिया तो हमने चेंज नहीं किया, तो क्या हो जाएगा ये रो 1/2 होगा L/A। अब ये वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है इक्वेशन 1 के हिसाब से, तो 1 के हिसाब से क्या होगा, R dash is equal to 1/2 into 10, because this bracket value is 10, so accordingly we have 5 ohm। तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, R dash की वैल्यू 5 ओम, इसका भी कितना होगा 5 ओम। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेगा जो भी कंडीशन दी है। अब इससे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, चलो देख लेते हैं। हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल। अब मुझे बताओ कट और स्ट्रेच में क्या है, देखो क्या है मैं बता देता हूं। सपोज ये वायर, तो मेरे पास वायर, ठीक है, अगर इसको कट करता हूं तो इसके टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन अगर इसको स्ट्रेच करता हूं ये लंबा हो रहा है, लेकिन थिकनेस भी क्या होगी, कम होगी, मतलब एरिया भी चेंज हो रहा है और लेंथ भी चेंज हो रही है। बट अगर कट करता हूं तो लेंथ चेंज हो रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, दोनों में डिफरेंस पकड़ो। इसके हिसाब से क्वेश्चन आपको पूछ लेते, कभी कभी स्ट्रेच वाला आता है, कभी कभी कट वाला आता है। देखिए वायर, मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 20 ओम, स्ट्रेच डबल ऑफ इट्स लेंथ। स्ट्रेच का मतलब क्या हुआ, हमने उसको तोड़ा नहीं है, उसको सिर्फ खींचा है, लेंथ। देन फाइंड न्यू रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। देखो यहां पे क्या होगा, मुझे बताओ क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगी, नहीं, क्योंकि हमने उसी वायर को खींचा है, मटेरियल चेंज किया क्या, नहीं किया। तो पहले का क्या मिलेगा आपको, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। अब हमें रेजिस्टेंस के बारे में सोचना है। देखो मेरे पास कितना था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना रहेगा, R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय ए, कितना था वैल्यू 20 इज इक्वल टू रो इनटू L बाय ए, ये वैल्यू होगी इसकी, क्योंकि R की वैल्यू आपके पास दी हुई है पहले से। मेटल का वायर था जिसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था 20 ओम था, तो मेरे पास इक्वेशन था पहले से रेजिस्टेंस का इक्वेशन R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय ए, तो R की वैल्यू आपके पास दी हुई है गिवन में 20 ओम, मैंने R की वैल्यू प्लेस कर दी, मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू जो थी कितनी मिली आपको 20। अब फर्दर हम देखते हैं, देखो पहले मेरे पास ये वायर था, इसको स्ट्रेच कर दिया तो ये वायर ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा थिन हो जाएगा और लेंथ भी अलग हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ इसका ओरिजिनल एरिया ये था, ओरिजिनल लेंथ ये थी, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस भी कितना था, R था। अब यहाँ पे क्या हुआ, एरिया चेंज हो गया, मैंने A डैश लिख लिया, लेंथ भी क्या हुई, चेंज हुई, L डैश लिख लिया, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। रेजिस्टिविटी तो कोई असर होने वाला नहीं, बिकॉज़ रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, तो अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस बिकम चेंज फ्रॉम R टू R डैश, जो हमें निकालना है। अब कंडीशन डाल दें, मुझे यहाँ पे बताओ, ना आपको लेंथ दिया है कितने टाइम चेंज की, ना आपको एरिया दिया है कितने टाइम चेंज की, तो फिर निकालोगे कैसे। हमारे पास एक बड़ा सा एक फैक्टर है कि अगर मैंने इस पेन के 10 टुकड़े कर दिए या फिर इस पेन को लिया, तो इसके एरिया चेंज हो सकता है, उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम कभी चेंज नहीं है। वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। जितनी जगह इस पेन को लगेगी उतनी जगह इसके अगर हम 10 टुकड़े करते हैं उतनी जगह लगेगी, मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर
ऑब्जेक्ट इज रिमेन सेम। इन द सेम वे अगर मैं इस वायर को स्ट्रेच करता हूं, सपोज आई एम स्ट्रेचिंग दिस वायर डबल, कितना कर रहा हूं, डबल, मतलब एल डैश कितनी हुई, डबल द ओरिजिनल, तो एरिया भी क्या हुआ, चेंज हुआ, बट वॉल्यूम ऑफ बोथ इज रिमेन सेम। अब वॉल्यूम क्या होगा, V इज इक्वल टू V डैश, बराबर है, V इज वॉल्यूम, वोल्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैंने सिंबल सेम लिया, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम लेता हूँ, ओरिजिनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम होगा स्ट्रेच होने के बाद। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ ओरिजिनल, तो फाइनल कितना है, एरिया इनटू लेंथ, दैट इज A डैश N डैश। बट यहाँ पे फैक्टर क्या दिया है, देखो कंडीशन क्या दी है, स्ट्रेच डबल ऑफ इट्स लेंथ, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जो न्यू लेंथ रहेगी L डैश, वो कितनी रहेगी, डबल ऑफ इट्स लेंथ, 2 टाइम्स रहेगी। ये फैक्टर समझ में आया, क्या बोला है मैंने, न्यू लेंथ इज डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, बिकॉज़ यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, क्या दी है, स्ट्रेच डबल ऑफ इट्स लेंथ, सो अकॉर्डिंगली L डैश इज इक्वल टू 2L। अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं, AL इज इक्वल टू A डैश वैसे रखेंगे, लेंथ कितनी हुई है हमें, 2L, यहाँ पे L गेट कैंसिल, तो हमें A डैश इज इक्वल टू क्या मिला, A बाय 2, क्लियर है, तो यहाँ पे A डैश की वैल्यू मिल गई, मतलब नया एरिया कितना हो जाएगा, A बाय 2 हो जाएगा। बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ओरिजिनल तो हमारे पास है, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, R डैश, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, लेंथ क्या होगी, L डैश, और एरिया क्या होगा, A डैश। बात समझ में आई, सिर्फ मैंने रेजिस्टेंस चेंज किया इसलिए लेंथ भी चेंज हो गई, एरिया भी चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो जो न्यू रेजिस्टेंस है R डैश इज इक्वल टू रो, L डैश की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास है L डैश, तो L डैश इज इक्वल टू 2L, और एरिया कितना है, देखो A डैश कितना है, A डैश A बाय 2, कितना है, A बाय 2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 4 रो L बाय A, ठीक है, बात समझ में आई, तो यहां से 2 ऊपर चला जाएगा, आप मैथमेटिकली देख सकते हो, तो ऊपर जाने के बाद ये 2 into 2 क्या हो जाएगा, 4 रो L बाय A। अब बताओ मुझे इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखी हुई है हमने कहीं CF, तो इसके हिसाब से क्या होगा ये, देखिए 24 into 4 into 20, तो कितनी हो जाएगी न्यू रेजिस्टेंस, R डैश इज इक्वल टू 80 ओम, दिस इज नथिंग बट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। कितना स्ट्रेच किया हमने, डबल स्ट्रेच कर, बात समझ में आई। अब ऐसे आपको कैसे भी एग्जांपल पूछ सकते हैं, देखो आपको डबल की जगह ट्रिपल कर दिया तो क्या होगा, L डैश इज 3L, कंडीशन चेंज कर दो, लेकिन ये जो आपका कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है आपका, यहाँ पे वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, नया वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, बाकी सब आपको कंडीशन के हिसाब से वैल्यू पुट करने और आपको लिखना है। तो दिस इज नथिंग बट द वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच इज बेस्ड ऑन द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, लेंथ एंड एरिया लाइकवाइज। तो ये थोड़ा सा एक सिंगल एग्जांपल मैंने लिया है, अगर आपको सॉल्व करते हो किसी प्रॉब्लम में डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो प्रॉब्लम देके मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा, क्लियर है। तो एक एग्जांपल इनफ है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना है कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, नाउ लेट मी गो फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसका डेरिवेशन आपको पूछ सकते हैं बोर्ड में, तो देखिए थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, देयर आर 2 कॉम्बिनेशन, पहला हम देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, मैं लिख के दे रहा हूं साइड पे, बाद में इरेज कर दूंगा। देखिए पहला पॉइंट सीरीज में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट वोल्टेज अक्रॉस, या फिर इसको हम पोटेंशियल भी बोलेंगे, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल ही होता है, वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर इज डिफरेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है करंट
थ्रू करंट थ्रू ऑल रजिस्टर्स इज सेम। ये ध्यान में रखना है आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अक्रॉस जितने भी सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़े जाएंगे हर एक के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल होगा अगर उसकी वैल्यू अलग अलग है तो, ठीक है। लेकिन करंट ऑल रेजिस्टेंस में से सेम होगा, तो करंट थ्रू ऑल रेजिस्टेंस इज रिमेन सेम। क्लियर है? ये हो गया सीरीज में ध्यान रखने का पॉइंट्स। पैरेलल में क्या होता है, क्योंकि इस पॉइंट के आधार पे हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। पैरेलल में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट पोटेंशियल इज रिमेन same across all resistors. Second point, current through different resistor is different. Different resistor is different. ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने सीरीज और पैरेलल के लिए। मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं, वोल्टेज सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग रहेगा हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, लेकिन करंट हर एक रेजिस्टेंस से सेम रहेगा, मतलब ऑल रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट सेम रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है पोटेंशियल रिमेन सेम, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ेंगे ऑल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन करंट थ्रू ऑल डिफरेंट रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। अब हम थोड़ा सा डेरिवेशन के ऊपर जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। आई विल टेक 3 रेजिस्टेंस व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज। Suppose this is 1, this is second, and this is third. That is R1, R2 and R3. इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी को। Okay. Now see here, current is flowing through this one. जैसे मैंने यहाँ पे बोला है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा, V1 मान लेते हैं, ठीक है। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल रहेगा, V2 मान लेते हैं, that is the potential across R2, and this is the potential across R3, that is क्लियर है। चलो अब इसका बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा, टोटल V होगा। करंट कितना जा रहा है इसमें से, टोटल I जा रहा है। इसमें से जाने वाला करंट I रहेगा, इसमें से जाने वाला करंट I रहेगा, इसमें से जाने वाला करंट I रहेगा, तो इधर करंट कितना मिलेगा, I मिलेगा। अब देखो हमारे पास क्या है, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल है, तो हम सेपरेटली ओम्स लॉ लगा देंगे तीनों रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ क्या है, V IR, उस रेजिस्टेंस से जाने वाला करंट और उसकी रेजिस्टेंस उसके पोटेंशियल के साथ रिलेट होता है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ फॉर R1 के लिए लगाते हैं, तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। देखिए कैसे, इसका पोटेंशियल कितना है R1 का, V1, करंट कितना जा रहा है इसमें से I, और रेजिस्टेंस कितना है इसका R1, और ओम्स लॉ क्या बताते हैं, V इज इक्वल टू IR। तो V क्या बना, V1, I उतना ही है, और रेजिस्टेंस कितना है R1। उसी तरह से ओम्स लॉ फॉर R2 लगा देंगे, देखो क्या होगा, V2 इज इक्वल टू I R2 हो जाएगा। देखो इसका रेजिस्टेंस R2 है, करंट कितना जा रहा है I, और पोटेंशियल कितना है V2। वैसे अगर हम R3 के लिए रखते तो अकॉर्डिंगली V3 बिकम व्हाट, R into R3। क्लियर है? सो हियर द पोटेंशियल बिकम V3 इज इक्वल टू I into R3। अब ये हो गया हमारे जनरल इक्वेशन। नाउ फॉर टोटल सर्किट, अब टोटल सर्किट आ देंगे। मुझे बता, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमें पता है, we know the individual resistance R1, R2 and R3, तो मैं मान लेता हूं कि सर्किट में कुछ पूरा टोटल रेजिस्टेंस होगा, कुछ पूरा टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ सीरीज, या फिर R इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं आप इसको, और R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब क्या, तीनों का मिला के कितना होगा, तो मान लेता हूं तीनों का मिला के रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट है, या फिर RS पकड़ लेते हैं, या फिर लिखने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों का मिला के कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और RS। तो तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, सपोज RS है, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ ऑल RS। टोटल करंट कितना जा रहा है सर्किट में, I, और टोटल पोटेंशियल कितना है सर्किट में, V। तो हम क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ फॉर सर्किट क्या होगा, V इज इक्वल टू I इंटू RS। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मिला है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन मिला, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, जो हमें निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, आगे जाते हैं थोड़ा सा। अब मुझे बताओ, ये जो पोटेंशियल था वो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये जो पोटेंशियल है तीनों के बराबर होगा, सम के बराबर, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू
V1 plus V2 plus V3. That is the sum of all potential is equal to बैटरी पोटेंशियल। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता यहाँ पे 10 वोल्ट लिखा है और इसका सम 12 वोल्ट आ रहा है, गलत होगा ना। तो जितना यहाँ पे है उतना सम इन तीनों का रहेगा। चलो देख लेते हैं। अब वैल्यू तो हमारे पास है V1 V2 एंड V3 की। क्या होगा? V is equal to IR1 plus IR2 plus IR3 हो गया। लेकिन V की वैल्यू बाय 2 क्या होगा? बाय इक्वेशन 2 V is equal to what? IRS। तो IRS is equal to, यहां से I कॉमन निकलेगा, R1 plus R2 plus R3। I get cancel। What is RS now? R1 plus R2 plus R3। अगर हमने ऐसे n रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो RS क्या बनेगा? फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स क्या बनेगा? R1 plus R2 plus R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब n तक, तो प्लस RN। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? अगर हमें सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो सबकी क्या करनी पड़ेगी? एडिशन करनी पड़ेगी। और कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे? जिसमें से जाने वाला करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये दिमाग में रखना है, क्योंकि जब हम सर्किट सॉल्व करेंगे तो उस टाइम में हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में। जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो, तो क्या करना है? अगर करंट सेम दिखता है और जितने रेजिस्टेंस से सेम दिखता है वो सब सीरीज में होंगे। अगर करंट डिफरेंट दिखता है तो पैरेलल। हम सॉल्व करते हो मैं बता दूंगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये डेरिवेशन समझ में आया आपको पूरा? ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन की। क्लियर है? अब हम जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ लेट मी गो फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखो पैरेलल में मैं 3 ले लेता हूं, 1 2 3, दैट इज R1 इसको कनेक्ट कर दे इस बैटरी से, that is suppose R1 R2 and this is R2। मैंने क्या बोला था आपको? एक पॉइंट बोला था कि क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ पे दोनों के अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा? V रहेगा, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल कितना है हमारा? V है। लेकिन इसमें से जाने वाला करंट I1 यहाँ पे कितना रहेगा? I, और यहाँ से जाने वाला करंट कितना रहेगा? I। यहाँ से I2 जाएगा और यहाँ से I3 जाएगा। तो हमें पहली कंडीशन क्या मिलेगी? टोटल करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 3 ब्रांचेस। तो टोटल करंट कितना आएगा? सम ऑफ ऑल 3 करंट। देखो टोटल करंट कितना जा रहा है? I। अब ये I कितने ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है? 3 में, I1 I2 I3। तो ये तीनों का सम कितने बराबर होना चाहिए? I के बराबर होना चाहिए। हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम अबाउट I is equal to I1 plus I2 plus I3। ये क्लियर? ध्यान में रखिए। अब हम सेपरेटली ओम्स लॉ लगाएंगे। ठीक है? इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है? V है। इसके अक्रॉस भी कितना है? V है। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है? V है। तो तीनों के लिए पोटेंशियल क्या है? सेम है, बट इसमें से जाने वाला करंट डिफरेंट है, इसमें से जाने वाला करंट भी डिफरेंट है, इसमें से भी जाने वाला करंट क्या है? डिफरेंट है। तो हम इक्वेशन लगा देते हैं, मतलब ओम्स लॉ का एप्लीकेशन लगा के यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ओम्स लॉ फॉर R1 क्या हो जाएगा? पोटेंशियल कितना है? V इज इक्वल टू करंट कितना जा रहा है? R1 से I1, यहाँ पे आएगा I1, रेजिस्टेंस कितना? R1। यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू V बाय R1। मैंने R1 यहाँ पे डाल दिया नीचे, तो I1 की वैल्यू कितनी निकलेगी? I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। वैसे ही हम R2 के लिए निकाल देते हैं, ओम्स लॉ फॉर R2 क्या होगा? V इज इक्वल टू, बताओ, I2 R2। कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू I2 R2। अब V इज इक्वल टू I2 R2 हुआ तो इसमें से I2 की वैल्यू निकल आएगी, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। ओके, तो V अपॉन R2। नाउ इन द सेम वे थर्ड के लिए कितना होगा? R3 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू
R3 के लिए लगाने के बाद V is equal to I3 R3. So by this way I3 become V by R3. तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गए. That is suppose first equation, that is second, third and fourth. Put second, third and fourth in one. क्या मिलेगा बताओ? I is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये तीनों पैरेलल में है तो तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, हम उसको बोलेंगे Rp. सो Rp क्या होगा इसका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. क्लियर है? तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं, बोर्ड नहीं है मेरे पास इसलिए. अब तो इसका मैंने और एक बार बोल रहा हूं कि तीनों का मिला के रेजिस्टेंस कितना होगा? Rp होगा. टोटल पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? V. और टोटल करंट कितना है? I. तो हम टोटल सर्किट के लिए लगाएंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा फॉर टोटल सर्किट? देखो, फॉर सर्किट कितना है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इक्विवेलेंट कौन सा इक्विवेलेंट है? पैरेलल इक्विवेलेंट Rp. ठीक है, तो वोल्टेज कितना था? V. करंट टोटल कितना था? I. और टोटल रेजिस्टेंस कितना है पैरेलल का? Rp. तो इसके हिसाब से क्या बनेगा बताओ? I is equal to V upon Rp, जो हमें निकालना है Rp, that is called as equivalent resistance in case of parallel combination. तो हम पुट कर लेते हैं, ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन है, तो फिफ्थ और ये सिक्स्थ है, तो फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्या मिलेगा? देखो, ये I की वैल्यू का Rp है तो I की वैल्यू पुट कर देते हैं. V upon Rp is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. यहाँ पे V क्या हो जाएगा? कैंसल. क्या बचेगा आपके पास? 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. तो ये होगा आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्या है आपका? 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. सो पैरेलल में क्या होता है? ये इक्वेशन लगेगा और सीरीज में क्या होगा? R1 plus R2 plus R3. ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा. The equivalent resistance in case of parallel combination is 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. सीरीज में क्या था? Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. अगर ऐसे 10 हो गए तो R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 ऐसे करते करते ऐड करते जाओ. यहाँ पे अगर 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े तो क्या लिखेंगे? 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4. इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो. तो ये आपको समझ में आया? These are nothing but the derivation for series and parallel combination. आप थोड़ा सा इसके ऊपर न्यूमेरिकल मोस्टली पूछे जाते हैं, फिर कभी-कभी डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप प्रूव करके दिखाइए. ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं. इसके रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू. अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप डाल सकते हो, वो क्वेरी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा. कोई भी क्वेश्चन आपको अगर कहीं बाहर से मिल जाता है रिलेटेड टू सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर जो मैंने रेजिस्टेंस के रिलेटेड बोला था, रजिस्टिविटी के रिलेटेड बोला था, अगर करंट के रिलेटेड जो भी प्रीवियस हमारे जितने भी टॉपिक्स हुए, अगर कोई क्वेरी मिलती है तो आप मुझे फ्री एंड कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे डाल के मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा. थैंक यू.